हमारे YouTube चैनल देव 63 नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भाई हमारा मैथ की क्लासेज आपकी चल रही है हमारे YouTube चैनल देव 63 नॉलेज पर। इसमें हमने द्विघात समीकरण के प्रश्नावली हमने 4.1 और 4.2 के सवाल कर लिए हैं। ठीक है, आज हम कुछ अलग से क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण के ही क्वेश्चन कराएंगे। कुछ खास आपके लिए कुछ खास क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, ध्यान से समझना और ध्यान से देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। आपका कौन सा द्विघात समीकरण का चैप्टर चल रहा था? द्विघात समीकरण क्या है? सबसे पहले तो द्विघात समीकरण मैंने आपको सबसे पहले भी बताए हैं, लेकिन मैं आज भी आपको बता रहा हूं। द्विघात समीकरण में क्या होता है, जिसमें चर की जो मैक्सिमम घात होती है वो कितनी होती है? 2 घात होती है। यानी कि द्विघात समीकरण में चर की जो घात होती है, मैक्सिमम घात कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, और यानी कि उसके घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। जो चर की घात होती है उसको घटते हुए क्रम में लिखते हैं हम यहाँ पे। और मैक्सिमम घात कितनी होती है? 2 होती है। तो ये इससे समीकरण क्या बनती है आपके? ax² प्लस bx प्लस c। अगर ये इतना है तो इसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अगर बराबर यहाँ पे क्या है? 0 भी है तो ये एक आपका द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है, इसमें जो ये तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये अचर पद होता है। कांस्टेंट वैल्यू होती है a, b और c, ये तीनों क्या है? कांस्टेंट है। जो चर है वो क्या है? x² है। यहाँ पे x है और यहाँ पे x कोई नहीं है। यानी कि यहाँ पे कितनी घात है चर की? 2 घातें हैं। और यहाँ पे कितनी है? 1 है। और यहाँ पे कोई नहीं है। यानी कि हमने क्या लिखा? चर की घात के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ समीकरण ही क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। और जिसमें चर की जो मैक्सिमम घात होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, समझ में आया? ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। अगर इसे पहचानने के लिए बोले तो चर की घात कितनी होती है? मैक्सिमम 2 होगी। और चर को कैसे लिखा जाएगा? घटते हुए क्रम में लिखना ही एक द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन होती है, यहाँ पे एक शर्त होती है कि जो a की वैल्यू है वो इज नॉट इजिकल टू 0। यानी कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि a का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर हम 0 के बराबर रख देंगे तो यहाँ पे 0 की हम गुणा x² से करेंगे तो ये वाला पद ही खत्म हो जाएगा। फिर ये द्विघात समीकरण आपका नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये इसकी शर्त होती है, कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये होता है द्विघात समीकरण। तो चलिएगा यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इस समीकरण को, कोई भी समीकरण है, अगर इस समीकरण को आपको 2-3 तरह से आपको बता सकते हैं क्वेश्चन में, आपको 2-3 तरह से घुमा करके दे सकता है वो एग्जामिनर आपको। ठीक है, क्योंकि अगर इसको बोल दे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको समीकरण को हल कीजिए, तब भी आपको करना तो वही है, गुणनखंड विधि से हल करोगे आप। अगर आपको बोल दे इसके मूल ज्ञात कीजिए, तब भी आंसर वही आना है। अगर इसमें से बोलते कि आपको x² की वैल्यू यानी कि x का मान निकालिए, तब भी आंसर वही आना है। तरीका एक ही है, करना आपको उसी तरह से है, बस कहने का ढंग अलग अलग हो जाता है। ठीक है, सवाल को लिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है, लेकिन होगा उसी तरह से। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिख ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना दोस्तों, ये है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे इस सवाल में क्या आपको बोल दिया कि मूल ज्ञात कीजिए, इसके मूल निकालने हैं। ठीक है, मूल निकालने के लिए बोले या इसको समीकरण को हल करने के लिए बोले या यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए बोले, बात एक ही है, सवाल एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो चलिएगा हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया x² प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, ये अगर हम इससे द्विघात समीकरण जो मैंने आपको पहले लिखाई थी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि चर की घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है मैक्सिमम। ये एक द्विघात समीकरण है। पहचानने के लिए बोले तो फटाक से आप पहचान लोगे। ठीक है, और मैंने जो पिछले प्रश्नावली करवाई है उसमें पहचानने के लिए उस सवाल को सॉल्व करके भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें देखना है इसके गुणनखंड विधि से हमें इसके गुणनखंड करने हैं, यानी इसके फैक्टर करने हैं। तो हमें इसको देखना है कि यहाँ पे जो लास्ट वाले जो सी वाला पद होता है
यहाँ पे कि ये कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए हमारा 21 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 21 आना चाहिए। और ये वाला चिन्ह देखना है, अगर प्लस का है तो जोड़ करके 10 आना चाहिए, अगर माइनस का होता है तो घटा करके 10 आना चाहिए था। ठीक है, तो हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनके जिनके आपस में हम गुणा करें तो 21 आए और जोड़े तो 10 आए। तो कितना होता है 7 या 21, 7 और 3 10। भाई आपको आसान लग रहा है, सारे सवाल ही आसान होते हैं, बस यहीं पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको कैलकुलेशन आपको ध्यान करना पड़ेगा, यानी कि गुणनखंड करने में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये तो कड़वा सच है। चलिएगा, हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम 7 या 21, 7 और 3 10, यानी कि ब्रैकेट लगाइएगा 7 प्लस 3, यानी कि 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 7 की और 3 की गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। ये एक्स का एक्स ऐसे रह गया, प्लस 21 बराबर 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट हटाएंगे तो इनके सबके गुणा में क्या है एक्स है, तो हम एक्स की गुणा 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाएंगे, एक्स की गुणा 3 से करेंगे 3x प्लस 21 बराबर 0। अब देखिएगा यहां से इन दोनों से क्या को बना सकता है, x को बनाएगा तो यहां से x ले लेंगे, x प्लस 7 यहाँ रह गया, प्लस यहां से क्या को बना सकता है 3 को बना सकता है, तो यहां से बचा x और यहां से प्लस का x 3 सत्ते 21, 7 बराबर 0। ये भी x प्लस 7 है, ये भी x प्लस 7 है, x प्लस 7 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब एक को यानी कि दो हमारे ये फैक्टर है, ये x प्लस 7 है और x प्लस 3 है बराबर 0 के बराबर है, तो पहले इस पद को हम क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे, फिर इस वाले को 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 7 बराबर 0 रखने पर अब हमने x प्लस 7 बराबर 0 रखा, तो ये प्लस का 7 इधर है, इधर जाएगा बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ में चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। x बराबर क्या हो गया माइनस के 7, यहाँ से तो कितना मान आ गया x का वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 7 आ गई। अब यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0 रखने पर अब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये x प्लस का 3 इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 7 आ गई और एक दूसरी वैल्यू कितनी आएगी x का मान कितना आ गया माइनस के 3 आ गया। यही क्या है इसके मोल है। ठीक है, मोल है या x की वैल्यू जो है आपके ये निकल के आ गए, एक तो -7 और एक -3। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो एक लाइन करके लिख दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0 के मूल कौन कौन से आ गए, x बराबर -7 और -3 आ गए। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको जो अपना लगाना ब्रेन लगाना पड़ेगा भाई, तो यहीं पे लगाना पड़ेगा उसके फैक्टर करने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 21 ही देगा, एग्जामिनर आपको सिर्फ क्या करना है समझना है, फोकस करना है कि हम क्या समझ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से वैल्यू तो भाई साहब कुछ भी हो सकती है, कोई नई वैल्यू भी हो सकती है, आपके किताब से आउट भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्या है बस जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे कि उसे देखना है, उसके गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं कि आपको कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए या घटाने पर क्या आना चाहिए, ये वाला चिन्ह की पहचान करनी है। भाई बहुत अच्छा सवाल है, आता है एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान से देखना और अब बिल्कुल अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना यार। ठीक है, चलिएगा मैं अब अगला सवाल लिख लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा सवाल लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे अगला सवाल लिख लिया है, बहुत ही वेरी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। भाई साहब 99% आपको चांस है कि आपके एग्जाम में आने के इसके 99% चांस है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है, आएगा तो भाई साहब 3 से 4 नंबर दे करके ही जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कर पाओगे। चलिएगा ध्यान देना, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना भाई। ठीक है, यह है एक ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग में से 84 कम कर दें, कम करने पर वह दी हुई संख्या से 8 अधिक संख्या के तिगुने के बराबर हो। यानी कि भाई सवाल को पढ़ना है, पहले सवाल को फोकस यहाँ होना चाहिए, हमारे सवाल पे होना चाहिए, सवाल में कहना क्या चाह रहे हैं हमसे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहना और सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, इन्होंने कहा है कि ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने माना वो प्राकृत संख्या कौन सी है x है, हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, हमें तो नहीं पता यहाँ ना यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा, माना वह प्राकृत संख्या कौन सी है भाई, मान लेते हैं x है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे माना वह प्राकृत संख्या कौन सी है x है। अब ये कह रहे हैं जिसके वर्ग में से 84 कम करें। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार चलते हैं।
ठीक है, क्या करें, जिसके वर्ग में से, तो यानी कि संख्या तो ये है x, इसका वर्ग करेंगे, इसके वर्ग में से क्या है ना, इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग में से 84 कम करने पर, यानी कि इसमें से कितना घटा देंगे, 84। कम करना मतलब घटाना, अधिक करना मतलब जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कम करना मतलब घटाना और अधिक करना मतलब जोड़ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं 84 कम करने पर, तो 84 कम कर दिया। कम करने पर वह दी हुई संख्या से, अब वह दी हुई संख्या कौन सी हमने मानी, x, इसके 8 अधिक, तो 8 इसमें जोड़ देंगे, 8 अधिक संख्या के 3 गुने के, इसका 3 गुना, गुणा 3, 3 गुने के बराबर हो जाती है। तो ये बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सवाल हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, चलिएगा, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 84 बराबर 3 की गुणा एक्स से करेंगे 3x प्लस 3 की गुणा 8 से करेंगे 3 अट्ठे 24। अब ये क्या करें, हम इसके द्विघात समीकरण बना ले। द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, यानी कि चर की घटते हुए, चर की जो घात होती है उसके घटते हुए क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, चलिएगा, अब ये 3x इधर है, इधर लेके आएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस के 3x, ये माइनस का 84 पहले से है और ये प्लस के 24 इधर आएंगे तो ये भी माइनस के हो गए। इधर कुछ बचा क्या, नहीं बचा, क्या बचा, 0। तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई हमारी। हमने कैसे करा कि ये चर की घात के घटते हुए क्रम में लिख लिया हमने। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 3x, ये 84 माइनस के, ये भी माइनस के, चिन्ह दोनों के एक जैसे हैं, माइनस माइनस के, इसलिए जुड़ जाएंगे। तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 108 बराबर 0। अब हमें ऐसे इसके गुणनखंड करने हैं जिसका गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 108 आना चाहिए, और घटाने पर चूंकि ये माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमारा घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और गुणा करने पर 108 आना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर करिए, ऐसे दो गुणनखंड देखिएगा आप, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है भाई। ठीक है, ये तो आपको एग्जाम में भी लगाना पड़ेगा, इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। तो कितने होंगे, 12 नंबर 108, यानी कि 12 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, 12 की और 9 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 108। तो चलिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 9 लिख सकते हैं ना। 12 में से 9 घटाए 3 बच गए, 12 की 9 की गुणा करिए तो 108 भी हो गए। ठीक है, ये इंटू में एक्स है तो एक्स लिख देंगे माइनस 108 बराबर 0। अब इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x, चूंकि ये माइनस का चिन्ह है इसलिए अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस के 9 की गुणा x से हुई तो 9x माइनस का 108 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस के 12 प्लस का, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, तो ये x बचा और 12 नंबर 108, तो यहाँ क्या गया 12 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब क्या करना है, एक तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा, और यहाँ से कितना मान आ जाएगा, x बराबर माइनस के 9। कैसे, x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे करा दूं, x माइनस 12 बराबर 0 रखने पर, तो ये कितना आ गया, x बराबर 12, कितना आ गया, x बराबर, एक तो वैल्यू आ गई 12 और दूसरी क्या यहाँ से आ जाएगी, x प्लस 9 बराबर 0 रखने पर रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 9। एक वैल्यू कितनी आ गई x के, एक तो x का मान आ गया 12, यानी कि एक माना वह प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 12। तो ये हम पॉजिटिव वाले लेंगे, यानी कि धनात्मक वाली संख्या लेंगे, नेगेटिव वाली को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर x आंसर जो आपको सवाल करना है, सवाल तो यहीं तक करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखोगे तो क्या आएगा, x बराबर 12, तो वह प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 12 होगी। ठीक है, समझ आया, तो यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो 12 या माइनस के 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप इसको बस यहाँ पे लैंग्वेज, आपके सवाल की लैंग्वेज आप संभल पकड़ गए तो आप सवाल को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिएगा भाई, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं फटाफट से 10 20 50 सवाल करा दूं। मेरा सिर्फ उद्देश्य है, चाहे मैं 2 सवाल कराऊं या 4 सवाल कराऊं, सिर्फ आपको आने चाहिए। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य होता है भाई, आप यहाँ पे समय दे रहे हो आप, तो मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है, मैं आपको चाहे उससे समय लगे लेकिन आपको करना आ जाए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ से कुछ भी ना सीखो। इसलिए मैं फटाफट से, ऐसा नहीं है कि मैं 10 20 सवाल कराऊं आपको समझ में एक भी ना आए। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाई, आप भी अपना फोकस यहाँ पे रखिएगा बोर्ड पे। ठीक है, चलिएगा मैं अगला सवाल लिख लेता हूँ आपको।
ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अगला सवाल लिख लिया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस करना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है भाई, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपका समय यहाँ पे खराब ना हो। ठीक है, चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। सवाल है, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती है, यानी कि जेबा कोई किसी का भी नाम हो सकता है भाई। ठीक है, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती है, जो उसकी आयु है एक्चुअल, यानी कि जो उसकी वास्तविक आयु से अगर 5 साल छोटी होती है, तो उसकी आयु वर्षों में, इसका वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। भाई इन सवालों को करने का आपका एक ही वो है कि सवाल को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे माना हम उसकी वास्तविक आयु हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, माना जेबा की वास्तविक आयु कितनी है, x वर्ष है, वर्षों में देखिए ना, ये वर्षों में देखिए, तो माना जेबा की वास्तविक आयु कितनी है, हमने मान ली भाई x वर्ष है, हमें नहीं पता, हमने मान ली कितनी है, x वर्ष है जेबा की वास्तविक आयु। अब क्या कह रहे हैं, सवाल के अकॉर्डिंग चलेगा, अगर वह इस वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार अगर वह अपनी वास्तविक आयु से 5 साल छोटी होती, यानी कि वास्तविक आयु x वर्ष, तो x में से कितना घटा देंगे, 5 वर्ष। अगर ये x माइनस 5 यानी कि उसकी 5 वर्ष छोटी होती, तो उसकी आयु वर्षों में, ठीक है, उसकी आयु का वर्ग, यानी कि जो इसकी जो 5 साल छोटी होती, उसकी आयु का वर्ग, तो वर्ग कर देंगे, वर्ग उसकी वास्तविक आयु कितनी मानी हमने, x वर्ष, इसके 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता, 11 वर्ष अधिक मतलब जोड़ना है, 11 वर्ष अधिक होता। कहने का मतलब समझ रहे हो ना। यहाँ पे जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती है, हमने जेबा की वास्तविक आयु मान ली कितनी, x वर्ष है। अब ये कहना क्या चल रहा है कि 5 वर्ष अगर छोटी होती तो x में से 5 घटाएंगे, तभी तो कम होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो x माइनस 5 हो गया, इसका आयु का वर्ग, तो हमने इसका वर्ग कर दिया, वर्ग मतलब इसका होल वर्ग हो गया। ठीक है, अब ये करें उसकी वास्तविक आयु के, जो इसका वर्ग है, इसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से, वास्तविक आयु x है, इसके 5 गुना, तो गुणा से 5 कर दी, कितना अधिक है, 11 अधिक है, तो 11 जोड़ दिया हमने। ठीक है, अधिक है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएं माइनस करेंगे। ठीक है, 11 अधिक है तो इसके होता है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। चलिएगा, हमारा यहाँ पे समीकरण बन के तैयार हो गया, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी का होल वर्ग वाला सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, ए स्क्वायर, ये सूत्र है भाई, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, समझ आया भाई, हर सवाल में आपको सूत्र लिखाता हूँ मैं। ठीक है, कोशिश यही रहती है मेरी, ताकि आपको मैं हर सवाल में सूत्र लिखाऊं, ताकि आप उसे रिवाइज हो जाए, आपको याद भले बेशक होगा लेकिन रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ही जगह में हमें क्या रखना है, x रखना है, तो एक ही जगह हम x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग माइनस 2 गुणा a की जगह x गुणा b की जगह 5 बराबर का चिन्ह लगा दिया। ये 5 के गुणा x से होगी तो 5x प्लस 11। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ से x स्क्वायर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25 माइनस 5 दूनी 10 और x से गुणा हुई तो 10x बराबर 5x प्लस 11। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। द्विघात समीकरण कैसे होती है, चर की मैक्सिमम घात को पहले लिखेंगे, फिर उसको घटते हुए क्रम में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का 10x है, चलिएगा माइनस का 10x हो गया। अब x वाला और कोई पद है भाई, ये रहा 5x इधर है बराबर के दूसरी तरफ, इधर आएगा तो माइनस के 5x। यहाँ क्या रह गया, प्लस का 25, और तो कोई x वाला नहीं है, प्लस का ये आ गया 25। अब ये बराबर के इधर क्या रह गया, 11। अब 11 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 11, इधर कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो बराबर 0। ठीक है, अब ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 10x, ये माइनस के 5x, कितना हो गया, माइनस के 10 और 5 15x, और ये प्लस के 25, ये माइनस के 11। ज्यादा कौन से हैं, प्लस वाले हैं, तो प्लस का चिन्ह आएगा। 25 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 1 गया, कितना है
4, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, ये तो बचा ना 14 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसको हल करना है या मोल निकालने हैं, बात वही होती है, ठीक है। अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड यानी फैक्टर करेंगे, यानी कि 14 कैसे गुणनखंड करेंगे, जब गुणा करें तो 14 आए और जोड़ने पर कितना आए, 15 आए। तो ऐसी संख्या देखनी है कि गुणा करें तो 14 आए और जोड़े तो 15 आए, तो क्या होता है, 14 की गुणा 1 से करेंगे, यानी कि 14 एकन 14, 14 की गुणा 1 से करेंगे तो 14 आएगा, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के कितना आया, 14 प्लस 1, यानी कि 14 एकन 14, 14 और 1 15, और ये इंटू में एक्स प्लस 14 बराबर 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 की गुणा एक्स से करिए तो 14x, चूंकि माइनस का चिन्ह है इसलिए अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का हो गया, 1 की गुणा एक्स से करेंगे तो 1x प्लस 14 बराबर 0, ठीक है। चलिएगा मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूं अब इधर। अब ये एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स और ये माइनस के 14, यानी कि हमने एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा एक्स माइनस के 14, ठीक है। अब यहाँ से चूंकि माइनस के चिन्ह है तो माइनस कर लेंगे। अब यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, एक्स तो आएगा नहीं, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचा एक्स, यहाँ से बचा एक्स, चूंकि माइनस का चिन्ह इसलिए अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और 14 का 14 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स माइनस 14 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब एक्स माइनस 14 बराबर 0 रखने पर, अब ये रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। यानी कि एक तो 14 माना गया और दूसरा कितना आया, x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, और दूसरी कितनी आई, 14 आई, दोनों पॉजिटिव आ रही है, अच्छी बात है, दोनों प्लस वाली आ गई। अब यहाँ पे माना जेब की वास्तविक आयु हमने कितनी मानी थी, या तो कितनी है, 1 वर्ष है, या कितनी है, 14 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, 1 वाले को छोड़ दे, दोनों आपका आंसर ये भी हो जाएगा, ठीक है, और ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सीधे करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप x की जगह 14 रख के देख लेना, ये यहाँ भी x की जगह 14 रख के देख लेना, दोनों का मान बराबर ही आएगा। अगर 1 रखोगे तो यहाँ से तब भी क्या आएगा, वो दोनों बराबर में संख्या आनी चाहिए। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो यहाँ से आपका आंसर ठीक है, ठीक है, अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो, ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ तक इस तरह से सवाल निकालना है, इसकी वो आ जाएगा, इसकी जेबा की वास्तविक आयु आ जाएगी कितनी, 14 वर्ष आ जाएगी, या 1 वर्ष आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिएगा आज की क्लास को हम अपनी यहीं पर रोकते हैं, और ध्यान से देखना भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई हमारा भी हौसला बढ़ाना, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा था, इतना तो फर्ज हमारा भी बनता है कि हमारे लिए लाइक तो आपका बनता ही बनता है, ठीक है। चलिएगा मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए भाई अपनी स्टडी को जारी रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।